हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर किरण प्रकाशिकी, जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले भी पार्ट 1 में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने टोटल 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे लोग। आज की इस क्लास में हम सभी 17 प्लस 34 ये टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 51 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ये जो 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, ये सब प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और जो 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, ये सब प्रकाशिक यंत्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह करके रे ऑप्टिक्स से टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 39 प्लस 51 लगभग 90। कितना? 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हो जाएंगे 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यदि आप ये 90 क्वेश्चन पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके फाइनल एग्जाम में कहीं से भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसका अगला वीडियो बनेगा वो क्या होगा? तो पूरा रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी अभी तक पीवाई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। तो प्रकाश की किरण किससे विचलित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर दिया समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित किरण से। परावर्तित होने पर जी से विचलित होता है। कैसे? देखिए, समतल दर्पण के बाद मान लीजिए समतल दर्पण बना लिया, बोल रहे लंबवत परावर्तित होने पर मान लीजिए किरण इस तरह से आया, तो प्रकाशीकरण क्या है? इस तरह से लंबवत आया, तो क्या हो गया? टकरा कर सीधे ऊपर चला जाएगा, लंबवत जाएगा। तो इस केस में विचलन हो रहा है। विचलन का मतलब क्या होता है? आने वाली किरण जो होती है, आने वाले जो किरण की दिशा ये था, जाने वाली किरण की दिशा क्या है? ये है। तो जाने वाला किरण आने वाली किरण से कितना डिग्री कोण में घूम गया? 180 डिग्री घूम गया। यानी यहाँ पे विचलन कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विचलित नहीं होती है। बट ऑप्शन नंबर 1 अनुसार विचलन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत। विधि समतल दर्पण से तिरछा परिवर्तित होने पर, मान लीजिए कोई किरण इस तरह से आया और इस तरह तिरछा परिवर्तित हो गया, तो इस केस में विचलन हो रहा है। कैसे? तो आने वाले किरण का रास्ता ये था, बट इससे इतना डिग्री कोण पर घूम गया, इतना घूम गया ना, तो वाला हो गया विचलन। क्या हो गया? विचलन। तो इस केस में विचलन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत। सीधे प्रिज्म से होकर निकलने पर, हम जानते हैं प्रिज्म से होकर निकलने विचलन होता है। कैसे? मान लीजिए प्रिज्म है, कोई किरण जा रहा है, क्या होता है? यहाँ अपवर्तित होता है, फिर यहाँ निर्गत होता है। तो आने वाले किरण का दिशा ये था और निर्गत किरण की दिशा ये है, फाइनली किरण इस तरह निकल रहा है, तो ये वाला क्या होता है? विचलन होता है। यानी यहाँ पे विचलन हो रहा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। डी कैसे होगा? ध्यान देंगे। बोले आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। तो हम जानते हैं जब किसी आयताकार पट्टिका यानी किसी आयताकार स्लेब, कहाँ से कोई मान लीजिए आयताकार स्लेब है, या कोई प्रकाश किरण आ रहा है, आता है, तो क्या होता है? यहाँ पर अपवर्तित होता है, फिर यहाँ पर निर्गत होता है। तो ये आपतित किरण निर्गत किरण क्या होती है? एक दूसरे के समांतर निकलती है। समांतर निकलते हैं, जो दिशा इसका था वही दिशा इसका है। तो क्या जो निर्गत किरण इसका दिशा ये अपने दिशा से विचलित हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपतित किरण निर्गत किरण की दिशा क्या है? एक समान, यानी इसमें विचलन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? पार्श्विक विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्श्विक विस्थापन हो रहा है, विचलन नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव क्या होता है? यानी जब किसी कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, उसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के दौरान किसका विचलन न्यूनतम होता है? चलिए तो ऐसे पढ़े थे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से जाता है तो क्या होता है? ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। सबसे नीचे वाला रंग क्या होता है? बैगनी, बेजानी, हो पीनाला। आप पढ़ोगे लोग, सबसे ऊपर क्या होता है? लाल। तो किसका विचलन सबसे कम हुआ है? सबसे कम कौन विचलित हुआ है? तो हुआ लाल रंग। कौन हुआ है? लाल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला दिया है, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या हो? ऑप्शन ए जल हो, ऑप्शन बी कांच होता है, ऑप्शन सी जल या कांच होता है, डी कोई पारदर्शी माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कोई पारदर्शी माध्यम होगा तो वहां से विक्षेपण हो सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन 3 तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है किरण का पार्श्विक विस्थापन, ऑप्शन बी दिया आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधार की ओर कोणीय विचलन। कैसे? देखिए, जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गया है, क्या होता है? ये जो विचलन होता है किधर हो रहा है? आधार की ओर, आधार से ऊपर हो रहा है, आधार की ओर हो रहा है ना, आधार की ओर कोणीय विचलन। चलिए यहाँ पर लिखा गया आधार को, ऑप्शन सी दिया आधार से दूर तो नहीं होता है। किरण बिना विचलन अथवा पार्श्विक विस्थापन से बिना विचलन का निकलता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बेटी कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित जिस अवयव का होता है, सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वो है, यानी किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो अभी हम देखे थे सबसे अधिक विचलन किसका देखे थे? बैगनी रंग का हुआ है। सबसे अधिक विचलित कौन हुआ है? बैगनी रंग हुआ है।
इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के रंग का कारण। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका वेग, सी इसकी कला, डी इसका आयाम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसकी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रिज्म की बण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तब जब प्रिज्म की बण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला पढ़ोगे तो फॉर्मूला इससे क्या होता है? तो बण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला नहीं है आप निकाल सकते हैं कैसे? तो पढ़े होंगे लोग, विक्षेपण क्षमता क्या होता है? कोणीय विक्षेपण और माध्यम विचलन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम विचलन नहीं क्या होगा? पीला रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर मिलता है, ये क्या होता है? ये होता है बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर होता है, यानी सीमांत रंगों के विचलन कोण के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोग कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। अब कोणीय विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? तो ये डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब बटा में यहाँ क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू वी माइनस 1, यहाँ देखिए ऊपर क्या बचेगा? म्यू वी माइनस 1 माइनस प्लस माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1। बटा में क्या है? म्यू वाई माइनस 1। ये क्या होगा? ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देख रहे हैं म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई, यानी सिर्फ इसमें अपवर्तनांक वाला टर्म आ रहा है, यानी अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ बोला किसी प्रिज्म की बण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर। तो क्या इसमें कहीं कोण की बात हुआ है? नहीं हुआ है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, तो हम जानते हैं अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगला दिया है आधार की चौड़ाई पर, कैसे कोई चौड़ाई की बात हुआ है? नहीं, तो भी गलत है। आपतन कोण पे, तो आपतन कोण की बात, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे। ओके, अगला सवाल है कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के प्रकाश के लिए, नीले रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के प्रकाश के लिए, इनमें से किसी रंग के लिए। अब इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? तो सिंपल उपाय है, आपके दिमाग में आना चाहिए। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आता है तो क्या होता है? ये 7 रंगों में बढ़ता है। 7 रंग में जब बढ़ता है तो जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी, और सबसे ऊपर क्या होता है? लाल। ये पूरा रंग याद होना चाहिए, बेजानी हो पीनाला। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें बोला गया है कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किसके लिए, किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा? ओके, तो अब बताइए अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका अपवर्तन अधिक होगा। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक अपवर्तन किसका हुआ? बैगनी का हुआ, यानी बैगनी रंग के लिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। बोल रहे किसके लिए अधिक हो? लाल रंग, तो लाल रंग तो नहीं होगा। नीले रंग, हरे रंग, तो हम जानते हैं बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, बट इसमें कहीं बैगनी का बात नहीं किया है। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो इन 3 में किसका अधिक होगा? नीला का। जैसे बेजा, जामुनी भी नहीं देते नीला, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर दो। यहाँ पर लिखा है इनमें किसी रंग के लिए नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, थोड़ा और दिया यहाँ पर, इसको ऑप्शन में कुछ ना कुछ देना चाहिए। यदि यहाँ पर बोला होता है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं, इनमें से किसी रंग के लिए नहीं। तो सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है। बट इसमें बोला है किसके लिए अधिक है? कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। चार ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर इनमें किसी रंग के लिए नहीं, ऐसा इसको नहीं देना चाहिए। समझ आपसे बोले कि निम्नलिखित में कौन गांव अधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन गांव अधिक क्षेत्रफल वाला है? अब 3 गांव का नाम लिख दिए और चौथा लिख दिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा मीनिंगलेस क्वेश्चन बन गया ना, बट कोई बात नहीं, इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण जिस रंग के लिए न्यूनतम होता है वो रंग क्या है? अब बोला गया कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण जिस रंग के लिए न्यूनतम है वो रंग क्या है, यानी किस रंग का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? अब देखो हमको पूछा गया क्रांतिक कोण, क्या पूछा गया है? क्रांतिक कोण, किस रंग का क्रांतिक कोण क्या होगा? न्यूनतम होगा, ध्यान देंगे। चलिए अब बताइए, हम लोग पढ़े थे लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के रूप में क्या होता है? 1/sin IC होता है। क्या होता है? 1/sin IC। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। अब बताइए इसका मान न्यूनतम करना है, तो जब इसका मान न्यूनतम, तो ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लोग थीटा का मान घटने से साइन का मान घटता है, क्या होता है? घटता है। तो ये जब न्यूनतम है तो पूरा न्यूनतम होगा, तो जब ये पूरा न्यूनतम होगा तो ये वाला क्या होगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। तो उसी का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा जिसका अपवर्तनांक क्या होगा? अधिकतम होगा। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होगा? तब बताइए इसमें किसका अपवर्तनांक अधिकतम है? किसका अपवर्तन सबसे अधिक हुआ है? बैगनी रंग का हुआ है ना, इसलिए क्या होगा? बैगनी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, डी टिक कर। ओके, यानी बैगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम होगा। सॉरी विचलन कोण नहीं, बैगनी रंग के लिए क्या होगा? क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा।
विचलन तो सबसे अधिक होता है ना, तो क्रांति कोण बैगनी रंग के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। अब अपवर्तनांक को तरंगदैर्ध्य से रिलेट किया है, इसको आप कैसे सोच सकते हैं लोग, तो इसको आप सिंपली इस फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं लोग। म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है, हम लोग पढ़े हैं लोग सी बटा वी। एक मिनट, तरंगदैर्ध्य का बात क्या है ना, तो एक पढ़े थे लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे पढ़े थे लोग जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला उस माध्यम को चाल नीचे लेते हैं, ऊपर किस माध्यम को चाल लेते हैं, जिस माध्यम का प्रकाश आ रहा है। इसमें यहाँ पे कोई माध्यम है, इसका अपवर्तनांक निकालना है। अब यहाँ जो प्रकाश आ रहा है यदि निर्वात से आएगा तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल लेंगे, यहाँ कांच से आएगा तो कांच में प्रकाश की चाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, मान लेते हैं निर्वात से आ रहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी तरह क्या काम करता है, इसी तरह तरंगदैर्ध्य वाला काम करता है। निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। अब सोचिए यहाँ क्या बोला गया है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ। अब जब ये तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा। अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ बोला गया तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करना, टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, कैसे, तब लोग पढ़ेंगे लोग। न्यू यानी आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा लेमडा, सी बटा लेमडा। तो लेमडा इधर कर ले तो क्या होगा, लेमडा न्यू इक्वल टू सी। यहाँ सी क्या है, सी है प्रकाश का वेग, लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, और न्यू क्या है, आवृत्ति। तो हम जानते हैं जो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपवर्तन हो परिवर्तन हो कुछ भी हो, आवृत्ति कांस्टेंट रहता है। आवृत्ति क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या निष्कर्ष निकला, जो प्रकाश का वेग है वो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, समानुपाती होगा। तरंगदैर्ध्य क्या होगा, समानुपाती। तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें बोला गया है तरंगदैर्ध्य बढ़ने से, तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, वेग बढ़ा। अब वेग बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। क्योंकि हम जानते हैं जिस माध्यम में वेग ज्यादा होता है वो लगभग विरल की तरह काम करता है, विरल की तरह काम करता है तो क्या होता है, उसका तरंगदैर्ध्य सर उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छोटे आपतन कोण के लिए, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म ध्यान देंगे क्या दिया है, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। ठीक है, तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब इसे निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक करो। ओके, नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे लोग, तब पढ़ेंगे लोग प्रिज्म द्वारा। प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है पतले प्रिज्म, अब बोला गया है छोटे आपतन कोण। अब बताइए पतला प्रिज्म होगा तो ए का मान कम होगा, और छोटा आपतन कोण है इस आपतन कोण वाला टर्म ही खत्म करता है। ठीक है, अब देखिए पतला प्रिज्म दिया है और डेल्टा एम मान क्या न्यूनतम विचलन होता है। तो यानी सीधी सी बात है ये सब ए का मान क्या होगा, छोटा होता है, ए बाई 2 भी छोटा होगा, ये भी क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटे कोण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यदि थीटा का मान छोटा होता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस हम लिख सकते हैं ए प्लस यहाँ साइन को खत्म कर सकते हैं, डेल्टा एम बाई 2 अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, ए बाई 2, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई ए, और ये किसका मान आ रहा है, म्यू का मान, तो म्यू आ गया। इधर ए बटा में इधर गुणा हो जाएगा तो म्यू ए, इधर ए प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा डेल्टा एम। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 बचेगा। ए यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ लीजिए, बात है तो डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो बी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए सही है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण होता है वो क्या है, प्रकीर्णन, विवर्तन, बर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्ण विक्षेपण। हम जानते हैं बर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के वर्षा की बूंद में। ऑप्शन नंबर 1 बार अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी 2 बार अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी 2 बार अपवर्तन 1 बार आंतरिक परिवर्तन से, डी इनमें से सभी। अब ध्यान देंगे ये बारिश का बूंद है। अब प्रिज्म क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश की किरण इसका अंदर आएगा फिर बाहर आएगा। तो सोचिए जब प्रकाश की किरण यहाँ पर अंदर आएगा, अंदर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और फिर किरण को बाहर निकलना, कहीं से मानिए यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ भी अपवर्तन होगा। तो ये तो कहूँ 2 बार अपवर्तन होगा, तो ये तो इसी तरह ऑप्शन गलत हो गया, 1 बार अपवर्तन से ये तो होगा नहीं। 2 बार अपवर्तन तो होगा लेकिन खाली अपवर्तन होने से काम चलेगा नहीं, अंदर भी तो उसे मोड़ना है ना, तो ये भी खत्म। अब ये दुगो में कौन हुआ, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी हुआ, सी टिक करते कैसे। अब ध्यान देंगे तो पढ़े तो
प्रकाशिक किरण क्या होता है, यहाँ अपवर्तन होता है, फिर अंदर क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, फिर यहाँ से किरण निकल जाती है। ओके चलिए, यही रहता है। यहाँ पे क्या बोला है, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लेकिन द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, तो द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है। 2 बार, इसे यहाँ देखिए, यहाँ से निकल जाता है। यहाँ देखिए कितना बार आंतरिक परिवर्तन हुआ है, 2 बार हुआ है, और कितना बार अपवर्तन हुआ है, 2 बार हुआ है। ये कब होता है, द्वितीय इंद्रधनुष में होता है। ओके चलिए, और यहाँ क्या बोला गया था, प्राथमिक इंद्रधनुष, इसलिए हम प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल, अब ध्यान देंगे, लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी चाल सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होती है, सभी रंगों के प्रकाश से कम होती है, सभी रंगों के प्रकाश की औसत चाल के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है लाल रंग का विचलन कम होता है क्योंकि उसका चाल, यानी लाल रंग का चाल की बात किया है अन्य प्रकाश के रंग की तुलना में, यानी अन्य रंग की तुलना में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब चाल की बात क्या है, तो हम तो ये बात जानते हैं ना कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, लाल, सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। ओके, तो अब बताइए इसमें लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है कम होता है, हम जानते हैं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो म्यू का मान एकदम कम है। म्यू का मान क्या है, कम है, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा भी, सी बटा भी। तो जब म्यू का मान कम तो भी का मान क्या हुआ, ज्यादा, भी का मान क्या हुआ, ज्यादा। तो इसका मान क्या हुआ, जिसका अपवर्तनांक कम उसका चाल क्या हुआ, ज्यादा। तो चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है इसलिए लाल रंग का चाल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो बोला गया कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है कि उसकी चाल, तो उसकी चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो सभी रंगों में प्रकाश से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखेगा, म्यू इक्वल टू सी बाई भी, चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम तो अपवर्तनांक कम तो भी का मान क्या है, ज्यादा है, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। एक वर्णीय प्रकाश यानी कोई एक वर्ण का प्रकाश जा रहा है, ऑप्शन ए वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक वर्ण का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जाएगा तब ना वर्ण विक्षेपण होगा। विचलन, जी बिल्कुल विचलन होगा, व्यतिकरण इनमें सभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, विचलन होगा, सिर्फ विचलन होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करोड़। ओके चलिए, तो इस तरह कर क्या हुआ, 17 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे प्रिज्म से रिलेटेड ये कंप्लीट हुए। अब हमें 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, ये किससे रिलेटेड है, प्रकाशिक केंद्र से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं उसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी माने क्या, एक उत्तल लेंस होगा, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में जब उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और आवर्धित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया काल्पनिक और सीधा, बी दिया काल्पनिक और उल्टा, उल्टा तो होता नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत। वास्तविक, वास्तविक नहीं होता, ये भी गलत, वास्तविक ये भी नहीं, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप पढ़ोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता यानी एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी नॉट बटा, माइनस वी नॉट बटा यू नॉट। नॉट माने ये नॉट यानी वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतिबिंब दूरी, जैसे पढ़े हो ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक क्या होता है जो वस्तु के होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक, और जो आंख के होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका, क्या बोलते हैं लोग, नेत्रिका। तो ये अभिदृश्यक है, नेत्रिका है। तो अभिदृश्यक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीस। तो जहां जहां ओ है, ओ का मतलब क्या होगा, ये जो भी प्रतिबिंब दूरी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है, यू वस्तु दूरी किसके लिए, यू वो किसके लिए है, इसके लिए, यानी अभिदृश्य के लिए वस्तु दूरी, अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब दूरी। फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 + d/ap। ओके, एक और फॉर्मूला आप अभी याद कर लीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, अब देखिए आवर्धन क्षमता में क्या, इसके द्वारा भी आवर्धन होगा, इसके द्वारा आवर्धन होगा, तो दोनों द्वारा उत्पन्न आवर्धन के गुणनफल को ये पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता बोलिए या कोणीय आवर्धन बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन तो क्या लिखेंगे, MO लिखेंगे, इंटू इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या लिखेंगे, ME लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ME। तो MO तो पढ़े होंगे, M का फॉर्मूला क्या होता है, V बटा U होता है। तो V बटा U, सर ये माइनस क्यों आया है, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में से यूज नहीं करेंगे चलेगा, बट ये माइनस चिन्ह सिर्फ चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। कैसे है, तो जब आप पढ़े होंगे लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो उसमें पढ़े होंगे माइनस कहाँ से है। ओके चलिए अब बात करते हैं, तो V बटा U हो गया, M का फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बटा U होता है। अब यहाँ के ME, अब यहाँ जो आईपीस होता है ना, ये कैसा काम करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के समान काम करता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न अधिकतम आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + d/ap, 1 + d/ap, जब प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है,
जब अनंत पर बनता था तो क्या था, तब था डी बटा एपी, डी बटा एपी, सिर्फ इतना था, यहाँ पे जो है वो रहेगा। ओके चलिए, तो ये फिलहाल दो फॉर्मूला याद करेंगे लोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, MO इंटू एम, एक और होता है माइनस वी नोट बटा यू नोट इंटू 1 प्लस डी बटा एपी। और एक स्पेशल केस में क्या होता है, तो वी नोट का मान उसके लंबाई के बराबर होता है, यानी एल बटा यू नोट 1 प्लस डी बटा एपी, ये भी आपको मिलेगा कुछ देर बाद। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दें। अगला सवाल दिया, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच, ध्यान देंगे, ये नेत्रिका है, एक मिनट, नेत्रिका यहाँ पर है और ये अभिदृश्य है। इसमें क्या होता है, मान इसका फोकस दूरी यहाँ पर है, इसका फोकस दूरी यहाँ पर है ना, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस के बाद बनता है, फोकस के बाद, और इसका फोकस इधर कहीं आना होता है, समझ, ये फोकस कौन रहता है, समझे, इधर बनता है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, अधिकतम दूरी पूछा गया है, यानी इन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है। तो जनरली क्या होता है, इसका फोकस यहाँ पर, इसका फोकस यहाँ पर, तो इन दोनों फोकस को जोड़ेंगे, उससे ये दूरी अधिक है ना, है ये दूरी क्या है, इन दोनों के फोकस की दूरी से अधिक है। इसमें बोला अधिकतम कितना हो सकता है, इन दोनों से अधिक आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम बोलता है तब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और इसमें क्या बोला गया है, बीच अधिकतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी के योगफल से अधिक होती है। ऑप्शन ए दिया, नेत्रिका और अभिदृश्य के फोकस दूरी के योग से अधिक, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। बी दिया, नेत्रिका और अभिदृश्य की फोकस दूरी के योग के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि योग के बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। बट ये तो गलत है, कि हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग देखे थे लोग कि इसका फोकस इधर था, इसका फोकस इधर था, बीच में कुछ दूरी था, एफ था, डिस्टेंस था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बाकी ऑप्शन में पढ़कर समझ सकते हैं। ओके चलिए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई, अब देखिए इस फॉर्मूला से देखे बताइए, नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी नली की लंबाई के समानुपाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि व्युत्क्रमण अनुपाती, ये गलत, कि वर्ग के समानुपाती, ये भी गलत, कि इसमें तो वर्ग है नहीं, निर्भर नहीं करती, यानी नली की लंबाई पर निर्भर नहीं करती, ये भी गलत। डी दिया, बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ती, जी ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यों के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा है केवल, यानी केवल अभिदृश्य के द्वारा, ध्यान देंगे, बना प्रतिबिंब क्या होता है, अभिदृश्य यानी इसकी बात करें, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, काल्पनिक सीधा, तो ये गलत है, वास्तविक सीधा, ये भी, एक मिनट, सीधा तो है नहीं, ये भी गलत है, काल्पनिक नहीं, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक उल्टा और आवर्तित, वास्तविक उल्टा और आवर्तित, तो इधर वस्तु रहता है, उसके यहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक उल्टा और आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करता है, और इसका ये फाइनल इमेज इधर कहीं बनाता है, जो क्या होता है, काल्पनिक होता है परंतु उल्टा होता है। एक सवाल ऐसे भी आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, बड़ा तो होगा ही, कि उसका काम है बड़ा करना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ी जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। अभी कुछ देर पहले देखे थे, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बढ़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए दिया वास्तविक और सीधा, गलत। बी दिया वास्तविक, ये तो होगा नहीं, काल्पनिक वाला होगा, काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप याद कर लें, बहुत फेमस क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या खगोलीय दूरदर्शी हो, दोनों में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस यानी अभिदृश्य की बात कर रहा है, वस्तु लेंस के लिए होना चाहिए, वस्तु लेंस के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए उच्च शक्ति, बी दिया है बड़ी फोकस लंबाई, सी दिया उच्च अपर्तन, डी दिया कम अपर्तन। अब वो बता दें, अभी हम लोग देखे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, अभिदृश्य का फोकस कम होता है, नेत्रिका का ज्यादा होता है, परंतु दूरदर्शी में उल्टा हो जाता है, अभिदृश्य क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और नेत्रिका क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए, तो यह क्या होगा, बड़ी फोकस लंबाई, यानी वस्तु लेंस यानी अभिदृश्यक जो होगा ना, बड़ी फोकस लंबाई का होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसका भी एक रीजन है, जब बड़ा फोकस लंबाई क्या होगा, मान लेते हैं दूरदर्शी के, खगोलीय दूरदर्शी का हम उपयोग क्या करते हैं, चांद वगैरह देखने के लिए करते हैं। अब चांद चूंकि बहुत दूर है, अब बहुत दूर है, वहां से प्रकाश से किरण यदि अधिक मात्रा में एकत्रित होगा तो चांद का जो प्रतिबिंब बनेगा चमकीला बनेगा, जितना अधिक प्रकाश की किरण मिलेगा उतना ही चमकीला बनेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई दे, चमकीला दिखाई दे, इसलिए क्या करते हैं लोग, वस्तु लेंस को बड़ा रखते हैं, वस्तु लेंस क्या करते हैं लोग, बड़ा रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है,
तो कौन सा मान सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, माइनस एल बाई एफ नॉट प्लस 1 प्लस डी बाई। अभी कुछ पहले देखे चलो। अगला क्वेश्चन दिया खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अब बोले खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बताइए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एम बराबर क्या होता है? एफ ऑब्जेक्टिव लेंस यानी क्या बोलते हैं अभिदृश्य की फोकस दूरी बटा आईपीस की फोकस दूरी, ये होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो माइनस आता है ना, माइनस सिर्फ चिन्ह परिपाटी के अनुसार आता है। ओके, आपको कैलकुलेट करना है कि आवर्धन क्षमता कितना है, तो एफ ओ बटा एफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बोला है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रीय की फोकस दूरी घटाकर। ये बोला अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर, इसको बढ़ाना है इसको घटाना है, जाहिर सी बात है। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो भी इसका मान बढ़ेगा। इसमें बोला गया है कि आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ए बी क्यों नहीं होगा? तो नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर। और यदि हम इसका फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा? घटेगा ना, ये तो बी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अब अगला ऑप्शन दिया है अभिदृश्य की फोकस दूरी घटाकर। अभिदृश्य के निष्क्रिय सब घटाने की बात कर रहे थे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ठीक कर दो। कैसे? इस फॉर्मूला को देखिए, इस माइनस चिन्ह पे नहीं जाना, ये माइनस चिन्ह सिर्फ चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। यदि इसका मान ओवरऑल बढ़ेगा आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, इसका मान ओवरऑल घटेगा तो आवर्धन क्षमता घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसका मान बढ़ाएंगे इसका मान घटाएंगे, इस तरह क्या कर सकते हैं? खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर एवं 20 डायोप्टर है, उनकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? ध्यान देंगे लेंसों की क्षमता। अब बोला गया कि खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता, तो एक लेंस की क्षमता मान लीजिए P1 का मान दिया 0.5 डायोप्टर, दूसरा लेंस की क्षमता क्या दिया? P2 दिया है 20 डायोप्टर। अब ये नहीं बोला गया है कि कौन अभिदृश्यक है और कौन नेत्रिका, बट आप सोच सकते हैं। हम लोग जानते हैं लोग कि इसमें अभिदृश्य का फोकस दूरी बड़ा होता है, नेत्रिका का छोटा होता है। जब अभिदृश्य का फोकस दूरी बढ़ा तो पावर कम, फोकस बढ़ने से पावर घटता है। इसका माने क्या हुआ? ये वाला अभिदृश्यक होगा, इससे निकलने वाला फोकस क्या होगा? एफ ओ होगा, इसे जो फोकस निकला वो क्या होगा? एफ ई होगा। आप सोच सकते हैं, नहीं भी सोच पाते कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से फोकस निकालते, जिसका फोकस का मान कम होता है वो क्या होता है? नेत्रिका होता है, जिसका फोकस ज्यादा है वो क्या होता है? अभिदृश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं। बोला आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एफ ओ बटा एफ, ये होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। अभी सवाल कब बनेगा? जब एफ ओ पता हो और एफ ई पता हो। चलिए पता करते हैं एफ ओ और एफ ई। अब कौन एफ ओ कौन एफ ई नहीं पता है, चलिए यहाँ से निकालते हैं। P1 है तो क्या यहाँ से आप F1 निकाल सकते हैं? F1 कैसे? तो P का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f, तो P1 तो F1 लिख देंगे। F1 का मान क्या आएगा? 1/P1, 1/P1, तो 1/P1 का मान कितना है? 0.5, तो 0.5, 0.5 पॉइंट हटेंगे ऊपर 10 आएगा, तो 10/5 यानी कितना गया? 2। कितना गया? 2। तो F1 का मान आ गया 2। अगला F2 निकालते हैं यहाँ से, तो F2 का मान क्या आएगा? 1/P2, तो 1/P2 का मान कितना है? 20, तो 1/20 आएगा। हालांकि यहाँ फोकस दूरी मीटर में आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? मीटर में आएगा। मात्रक चेंज करने का सकता नहीं कि दोनों का मात्रक क्या है? सेम है, और यहाँ बटा करना है, तो सेम मात्रक है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हमको चाहिए FO। अब बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस कौन होगा? जिसका फोकस दूरी क्या हो? बड़ा। तो बड़ा 2 मीटर है कि 1/20 मीटर है? 2 मीटर है ना, तो ऊपर आएगा 2, ऊपर क्या आएगा? 2, नीचे आएगा एफ है। इसमें एफ कौन है? 1/20 लिख देंगे, 1/20। 20 ऊपर आएगा कितना? 20 दूना 40, यानी 40 आएगा। क्या होगा? 40। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, डी करेंगे ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? एफ ई बाई एफ नॉट गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं लोग एफ नॉट बाई एफ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये माइनस क्यों आता है? तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो आपको ये बता दिए एक फॉर्मूला होता है। खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और प्लस आईपीस लेंस की फोकस दूरी, इन दोनों के फोकस दूरी का योगफल क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे लोग। खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? एफ ओ प्लस एफ ई होती है। एफ ओ प्लस एफ ई, जहाँ एफ ओ क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, एफ ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी है। ओके, चलिए हालांकि यहाँ पर लिखा भी गया है एफ ओ क्या है? अभिदृश्य की, तथा एफ ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन दिया है किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है। ओके, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन दिया किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है, यानी दूरदर्शक का आवर्धन यानी एम का मान दिया है 20। तो एम माने किसका मान दिया? यह दिया आपको एफ ओ बटा एफ ई का मान दिया, एफ ओ बटा एफ ई का मान दिया। वस्तु लेंस तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको दिया गया है
वस्तु लेंस यानी FO प्लस FE का मान देखिए, हम लोग जानते हैं वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, FO प्लस FE होता है। इसका मान दिया है 42 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 42 सेंटीमीटर, लिख दीजिए यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। तो बोल रहे वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः क्या है। तो इसमें देखिए FO प्लस FE दिया है, हमको इंडिविजुअल को एक नहीं दिया। इसका मतलब यदि FO का मान 40 तो FE का मान क्या होगा, FE का मान क्या होगा, 2 होगा। चलिए ऑप्शन से करते हैं, ये तो कंफर्म है ना, दोनों का फोकस दूरी जोड़ने में कितना आएगा, 42 आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में जोड़ने में 42 आ रहा है। 20 और 2 42 आएगा नहीं ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 40 और 2 42, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 2 और 40, ऐसा देखिए यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया, दोनों जोड़ में कितना आ रहा है, दोनों जोड़ में 42 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन होगा, तो चलिए यहाँ देखिए वस्तु लेंस, तो हम जानते हैं वस्तु लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, बड़ा होता है, और नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम होता है। तो बताइए वस्तु लेंस का 40 होगा, 2 होगा, 40 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिना सॉल्व किए बन गया, कैसे, ऑप्शन से बन गया, एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन और 2 ऑप्शन में चूज कर लिए कौन सही है कौन गलत है। क्यों, हम जानते हैं कि वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है, दोनों का फोकस का जोगफल होता है। तो दोनों का फोकस जोगफल दिया है 42, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बट इसको पूरा सॉल्व कर देंगे कैसा। तो FO प्लस FE दिया है 42, अब बताइए यहाँ पर FO बाई FE दिया, तो क्या यहाँ देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से FO बराबर हम लिख सकते हैं 20 FE, FO बराबर क्या लिख सकते हैं 20 FE, तो जहाँ FO लिख सकते हैं 20 FE प्लस यहाँ कितना गया FE बराबर कितना गया 42। तो FE प्लस 20 FE प्लस FE कितना आएगा 21 FE बराबर आ गया 42, 21 दूना 42, यानी FE का मान कितना आ गया 2, FE का मान आ गया 2। जब FE का मान 2, जब FE का मान यहाँ पर 2 रखें तो FO का मान कितना आ गया 40, FO का मान कितना आ गया 40, तो FO का मान आ गया 40, वस्तु लेंस वाला आ गया 40 और FE का मान आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 सही, यानी आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दिया, यदि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस यानी FO का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर दिया यहाँ पर दूरदर्शक की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी लेंथ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। सामान्य संयोजन के लिए इसके आवर्धन क्षमता क्या होगी, हमको आवर्धन क्षमता नहीं एम निकालना है, तो एम का फॉर्मूला क्या होगा FO बटा FE। अभी सवाल तभी बनेगा जब हमको FO और FE पता हो, इसमें FO तो पता है 20, ठीक है, FE पता है नहीं पता है। अब हम जानते हैं लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है FO प्लस FE, और ये दिया है 25। अब इसको सॉल्व करते ध्यान लेंगे, FO का मान दिया है 20, तो 20 प्लस FE बराबर दिया है 25, यहाँ से FE का मान कितना आएगा 25 माइनस 20 यानी 5 आएगा, कितना आएगा 5। ये भी सेंटीमीटर में, देखिए किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए FO का मान दिया 20 और FE का मान दिया 5, तो आ गया 5 चौका 20, यानी यहाँ पर गया 4। तो M का मान कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्य, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्य क्या होता है, कम फोकस दूरी और छोटे द्वार। आपको पता है ना परावर्तक दूरदर्शक का जो अभिदृश्यक था क्या था, एक अवतल दर्पण था। क्या था, अवतल दर्पण था। हालांकि देखिए इसमें लास्ट में लिखा है एक अवतल दर्पण, यानी इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारा का अवतल दर्पण, अधिक फोकस दूरी और छोटे द्वारा का अवतल दर्पण, कम फोकस दूरी बड़े द्वारा का अवतल दर्पण, अधिक फोकस दूरी बड़े द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। हम लोग पढ़े थे जो परावर्तक दूरदर्शक था उसमें क्या था, परावर्तक दूरदर्शक में क्या था, जो अभिदृश्यक था उसका फोकस दूरी अधिक था और द्वारक भी क्या था, बड़ा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया, परावर्तक दूरदर्शक की नेत्रिका, तो नेत्रिका क्या होता है, छोटा सा उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए दिया कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, जी ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये टिक कर दो। ओके कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया अपवर्तक दूरदर्शक, बी दिया है परावर्तक दूरदर्शक, सी दिया ए और बी दोनों में, डी दिया ए और बी दोनों में, किसी से भी नहीं। चलिए आपने जब पढ़े थे तो अपवर्तक दूरदर्शक में कुछ कमी था, बड़ विपथन पाया जाता है क्योंकि इसमें अपवर्तन से ना प्रतिबिंब बनता है, बट परावर्तक दूरदर्शक में बड़ विपथन नहीं था, इसमें परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर दो। वस्तु से आने वाली किरणों का इसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तक दूरदर्शक में जो वस्तु से आने वाली किरणें होती है उससे क्या होता है, परावर्तन होता है, परंतु इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसमें अपवर्तन नहीं होता है वस्तु से आने वाली किरणों का, इसलिए बण विपथन इसमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, हालांकि आप देखिए इसे पॉइंट में पढ़ोगे लोग कि परावर्तक दूरदर्शक में बण विपथन नहीं होता है। जब आप इसका अंतर भी लिखे होंगे लोग ना, अपवर्तक दूरदर्शक परावर्तक दूरदर्शक में अंतर लिखे, तो उस अंतर में भी इसे मेंशन किया गया होगा कि परावर्तक दूरदर्शक में बण विपथन नहीं होता है, अपवर्तक दूरदर्शक में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दूरदर्शक के अभिदृश्य की फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर, अभिदृश्य की फोकस दूरी यानी FO का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके फिर बोल रहा है 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। आपसे बोला गया FE का मान क्या होगा,
और इसमें बोला गया है एम का मान कितना है 20 गुना है, एम का मान कितना है 20 गुना है। अब बताइए एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है एफ ओ बटा एफ ई, इसका मान दिया है 20, एफ ओ का मान कितना है 60, 60 बटा में है एफ ई और यहाँ पे है 20। अब हमें एफ ई का मान निकालना सिंपल है, एफ ई को यहाँ कर देते हैं और 20 को यहाँ कर देते हैं, तो 60 बटा 20 यानी कितना गया 3 आ गया, कितना गया 3, एफ ई का मान होगा 3, एफ ई का मान कितना होगा 3, 3 कहीं दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी टिक कर दें, ऑप्शन नंबर बी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया है 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस, एक मिनट बताते हैं, क्या लिखा है 4 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो हम जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है 1 + d बटा f। हालांकि यह आवर्धन क्षमता कब होता है, जब ये माने अधिकतम आवर्धन क्षमता होता है, ओके, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है d दूरी पर बनता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, बिना तनाव के उस वस्तु को देख सकते हैं, आंख में बिना तनाव के देख सकते हैं, उसके समय का फॉर्मूला क्या था d बटा f था, क्या था d बटा f। बट इसमें यदि कोई कंडीशन नहीं दिया, आज सुन लीजिए, यदि सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड सवाल आ गया, उसमें अनंत वाला कंडीशन नहीं दिया है या कोई कंडीशन नहीं दिया, तब यही कंडीशन आप यूज करेंगे, ओके। जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो वाला कंडीशन। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है 4 डायोप्टर क्षमता, यानी m का मान दिया है 4, नहीं एक मिनट, हाँ सही सही, 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्म, सॉरी एक मिनट, ये तो आवर्धन है ना, ये क्या है आवर्धन क्षमता है, 4 डायोप्टर क्षमता है अभिसारी लेंस, यानी p का मान दिया है 4 डायोप्टर, p का मान कितना दिया है 4 डायोप्टर। तो बोल रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए, इसकी आवर्धन क्षमता क्या, यानी m का मान निकालना है। m का फॉर्मूला क्या है 1 + d, d का मान होता है 25 अब बटा f, इसका मतलब यदि हम फोकस दूरी निकालते सवाल बन जाएगा। अब p का मान दिया 4 डायोप्टर, तो यहाँ से हम f निकालेंगे, क्या निकालेंगे f, तो f का फॉर्मूला क्या होता है 1/p, तो 1/4, तो ये किस में आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा 1/4 गुणे 100 सेंटीमीटर, कितना गया 25 × 100 यानी 25 आ गया, 25 25 25 कैंसिल, कितना गया 1 + 1 1 1 2, तो m का मान कितना गया 2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर दीजिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है एक आवर्धक कांच, एक मिनट बताते हैं, एक आवर्धक कांच को 1 इंच की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, यदि आवर्धन क्षमता 5 करनी हो तो आवर्धक कांच की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, आवर्धक कांच की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ओके ध्यान देखिए 1 इंच की दूरी पर स्थित, यानी u का मान कितना है 1 इंच, कितना है 1 इंच, चलिए प्लस में कि माइनस में, u का मान होता है माइनस, तो माइनस लिखिए, ठीक है। बोला गया है वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है यदि आवर्धन क्षमता, यानी m का मान दिया है 5, m का मान दिया है 5, तो 5 लिख दिए। आवर्धक कांच की फोकस दूरी क्या होगी, यानी f का मान क्या होगा, यानी उस लेंस की फोकस दूरी क्या, हम जानते हैं आवर्धक कांच की उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी निकालना, ठीक है। अब u दिया है फोकस दूरी निकालना है और m दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब बताइए u दिया है f निकालना है, तो f कब निकलेगा जब हमको v का मान, किसका मान पता है v का मान पता है, लेंस सूत्र में पढ़े थे, लेंस सूत्र में क्या होता है u f और v होता है, तो u दिया है v निकालते सवाल बन जाएगा। चल देखते हैं, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है v बटा u, लेंस के लिए क्या होता है v बटा u, m का मान कितना दिया है 5, तो 5, m का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दिए। अब m का मान प्लस मिले कि माइनस मिले, तो हम जानते हैं कि जो आवर्धक कांच के द्वारा प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है आभासी बनता है, इसलिए हम m का मान किस में लिए है प्लस में लिए, किस में लिए प्लस में लिए, m का मान आ गया 5, v का मान नहीं पता रहने देते हैं, u का मान दिया है -1, तो -1, ऐसे v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया -5, तो -5, तो v का मान आ गया -5। अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f, यहाँ से क्या आएगा 1/v, v का मान कितना है -5 - 1/u, u का मान कितना है -1 बराबर 1/f। अब देखिए इसके बाद इसको कहाँ सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं ना, एक मिनट तो थोड़ा ऊपर करते हैं, अभी यहाँ पर ये कितना गया -1/5 माइनस माइनस +1 बराबर 1/f, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 - 1 + 5 बराबर 1/f, तो इसका कितना गया 4/5 बराबर 1/f, यानी यहाँ से f का मान कितना आएगा 5/4, 5/4 इंच, 5/4, 5/4 का मतलब क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। 5/4 का मान कितना आएगा 1.25, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं,
तो कॉर्निया की वक्रता में परिवर्तन जो दृष्टि दोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अभिमुखता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सीटी कर देंगे। ओके, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, इसे कहा जाता है। तो किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं? वो होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर देंगे। निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सीटी कर देंगे। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार करती है। तो निकट दृष्टि दोष वाली आंख अच्छा से देखने के लिए किसका उपयोग करती है? अवतल लेंस का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उसे कैसा लेंस लगाना चाहिए? अब ध्यान देंगे, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु नहीं देख पाता, बट 1 मीटर तक देख लेता है। ध्यान देंगे, मान लीजिए कि यहाँ कोई, मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, जो कहाँ तक की वस्तु दिखाई दे रही है? 1 मीटर से कम की वस्तु दिखाई दे रही है। मान लीजिए यहाँ पर कितना है? 1 मीटर है, यानी यहाँ तक की वस्तु दिखाई दे रही है। कितना मीटर है? 1 मीटर। इससे कम की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी यहाँ की वस्तु दिखाई दे रही है, यानी इसके आंख में प्रॉब्लम है। कब मानते प्रॉब्लम नहीं है? जब 25 तक दिखाई देता तब मानते प्रॉब्लम नहीं है। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर तक रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मान लीजिए ये वस्तु इसको दिखाई दे, इसके लिए क्या करना होगा? इससे इधर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है ना, तो यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब हम यहाँ पर बना दे तो एक मिनट, इससे ये देखना है ना, ये यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यदि यहाँ का प्रतिबिंब हम यहाँ पर लेकर चले जाए तो क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा। देखिए दृष्टि दोष में होता क्या है, मान लेते हैं हमको 1 मीटर तक की वस्तु दिखाई दे रही है, उससे नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। अब मेरे सामने मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु आ गया, इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? उपाय, इस वस्तु को हम दूर कर दे, दिखाई दे देगा। तो अब हम क्या करें, जब चश्मा लगाते हैं तो जो लेंस होता है, लेंस इस वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? उस दूरी पर बना देगा जहां तक हम वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पता है निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस, इसमें जो उत्तल लेंस यूज होगा क्या करेगा? यहाँ की वस्तु जो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? 1 मीटर पर, यानी भी का मान क्या होगा? 1 मीटर। भी का मान क्या होगा? 1 मीटर। फिर देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को देख सके, यानी किस वस्तु को देखना चाहता है? जब यू का मान 25 हो तो यू बराबर 25 सेंटीमीटर, प्लस में होगा माइनस में होगा? माइनस में होगा। और जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा? माइनस में होगा। यू आ गया, भी आ गया। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है, कैसा लेंस लगाना चाहिए? ऐसा लेंस की क्षमता निकलना है। तो लेंस की क्षमता कब निकल? हमको एफ का मान पता है, मान पता है, एफ का मान पता है, ताकि हम एफ निकालेंगे तब क्षमता निकल पाएगा। चलिए एफ निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं। चलिए इसको करते हैं ऊपर। तो लेंस पर क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, 1/v। v का मान कितना दिया है? -1 - u, 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है ना, और ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। तो कितना आएगा? -25/100, यानी -1/4 मीटर। अब मीटर में चेंज करने से क्या फायदा होगा? तो जब फोकस मीटर में आएगा तो क्षमता आसानी से डायरेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो u का मान कितना आएगा? -1/4, तो -1/4, 1/f, तो 1/f। अब देखिए कितना आएगा? -1, माइनस माइनस प्लस ऊपर है तो 4 हो जाएगा, 4। 1/f का मान कितना आ गया? 3। तो 1/f का मान 3, तो f का मान कितना आ गया? 1/3, 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। हमें निकालना p, तो p का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f यानी 3, यानी 3 डायरेक्टर होगा। क्या होगा? p का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, और 1/f का मान यहाँ पर दिया है 3, तो 3 लिख देंगे, 3 डायरेक्टर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा, देखिए या तो ए या नहीं तो सी। तो देखिए प्लस में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आप ए से भी सोच सकते हैं, कैसे? इसमें उत्तल लेंस का यूज होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसमें होता है? प्लस में। क्षमता भी क्या होता है? प्लस। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन दिया है, निकट दृष्टि दोष युक्त एक मनुष्य एक लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है। मनुष्य के लिए दूर बिंदु कितनी होगी? अब ध्यान देंगे, मनुष्य के लिए दूर बिंदु क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ध्यान देंगे, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो एक मान लीजिए निकट की वस्तु यानी 25 सेंटीमीटर, इसका ठीक है, ये क्या है? ठीक है, बट दूर में गड़बड़ी है। तो कहाँ तक गड़बड़ी है? जिसे दूर करने के लिए कितना क्षमता का लेंस लगाया है? -2 डायप्टर क्षमता का लेंस लगाया है। तो बताना है दूर बिंदु का होगा। तो चलिए दूर बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ की वस्तु को देखना चाहता था, तो ये यू है ना, ये किसका मान है? 1 मिनट। दूरी कहाँ तक देखना चाहता? अनंत तक। जब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति क्या चाहता है? हम अनंत तक की वस्तु को देख पाए, यानी यू का मान क्या होगा? इन्फिनिटी। चलिए मान लेते हैं यू का मान इन्फिनिटी होगा। अब बताइए इसका दूर बिंदु कहाँ पर हमको नहीं पता, जो दूर बिंदु वही क्या है? भी है। क्या है? भी। मान दूर बिंदु यहाँ पर, यानी यहाँ तक की वस्तु को देख पाएगा,
यहाँ तक वस्तु, अब मान लीजिए अनंत का कोई वस्तु है, मेरा दूरबिंदु 100 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर है, 100 मीटर, यानी मान लीजिए 100 सेंटीमीटर दूरी पर है दूरबिंदु, ओके। और अनंत की वस्तु देखना चाहते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब हम चश्मा लगाएंगे ना तो लेंस क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, उस प्रतिबिंब को हम साफ साफ देख पाएंगे, ओके। चलिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बना चाहिए, दूरबिंदु पर, हमको इसमें v का मान, इसका मान निकालना है, v का मान निकालना है, u का मान दिया है, v का मान निकालना है, और क्या दिया, p का मान दिया है, तो p का मान तो दिया है, p का मान दिया है -2 डायोप्टर, तो -2 डायोप्टर। अब v कब निकलेगा, जब f का मान पता हो, तो f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p, तो 1/-2, ये कितना गया, 1/-2 मीटर, कितना गया मीटर। देखिए ऑप्शन सब किस में दिया, सेंटीमीटर में, चेंज करते हैं, कितना गया, -1/2, ये मीटर में है ना, इंटू 100 करते हैं, कितना गया, -50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान कितना गया, -50 सेंटीमीटर। एक हमको निकालना है भी, तो चलिए अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला इसको बढ़ाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/8, 1/v, v का मान कितना दिया नहीं पता है, माइनस u का मान दिया -∞, f का मान 1/-50, तो -50। अब देखिए 1/v, माइनस माइनस प्लस, 1/∞ क्या होगा, 0 होगा, -1/50, यानी इसको उल्टा करते हैं, उल्टा होगा, v का मान आ गया कितना, -50 सेंटीमीटर। तो इसका दूरबिंदु कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी करेंगे, क्या टी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे, ओके। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये है, एक बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किसके दूर करने के लिए किया जाता है, जरा दूर, सॉरी, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। हम पढ़े थे अबिंदुकता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं लोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं लोग, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष ये नहीं होगा, जरा दूरदर्शिता ये नहीं होगा, दीर्घ दृष्टि दोष ये नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टी कर देंगे, ओके। ये जो टर्म लिखा है क्या है, अबिंदुकता को इंग्लिश में ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कैसा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये, तो 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, एक मिनट, ओके हाँ, जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाती है, पहले ही फोकस हो जाती है, उस व्यक्ति को किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो हम लोग पढ़े थे लोग, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना जो होता है दूर चला जाता है, किरण पहले ही फोकसित हो जाती है। तो पहले फोकसित किस दोष में हुआ था, वो होता निकट दृष्टि दोष में हुआ था। और चूंकि यहाँ पर किरणें फोकसित होती थी यहाँ पर, तो इसी को ना फैलाने के लिए हम कौन लेंस लगाते थे, अवतल लेंस, जो इसे क्या करते फैला कर यहाँ पर भेज देता, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, तो किस दोष में होता है, ये होता है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आवर्धक कांच की क्षमता 12 डायोप्टर है, ध्यान देंगे, एक आवर्धक कांच यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितना है, 12 डायोप्टर है। एक मिनट, एक आवर्धक कांच की क्षमता 12 डायोप्टर है, यानी पी का मान दिया है 12 डायोप्टर, यानी उस लेंस का क्षमता कितना दिया है, 12 डायोप्टर। क्यों, हम लोग जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या, एक उत्तल लेंस हुआ, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, हमें निकालना है m = व्हाट। अब देखिए m का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े लोग, तो m का फॉर्मूला हम लोग पढ़े लोग 1 + d/f। तो 1 + d, d का मान होता है 25। अब इस सवाल कब बनेगा, हमको f का मान पता हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब क्या हम यहाँ से f निकाल सकते हैं, कैसे, f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p, 1/p, p का मान दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। अभी फोकस किस में आएगा, मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, कितना आएगा, 1/12 × 100, यानी कितना आएगा, 100/12 सेंटीमीटर। यहाँ रख देते हैं, कितना आएगा, 1 + 25/100/12, ये 12 ऊपर आएगा, 12 ऊपर, इस 12 को क्या करेंगे, हम ऊपर भेज देंगे, इंटू कितना गया 12, अभी 25 चौका 100, 4 3 12, तो कितना गया 1 + 3, 1 + 3 यानी 4, 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे, ओके। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक खगोलीय दूरबीन के दोनों लेंसों के फोकस दूरियां 0.3 मीटर और 0.05 मीटर। खगोलीय दूरबीन के दोनों लेंस की फोकस दूरी 0.3 यानी अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों का फोकस दूरी दिया है। चलो मान हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, इसमें कौन अभिदृश्यक कौन नेत्रिका है। तो जानते हैं अभिदृश्यक का फोकस दूरी बड़ा होता है, यानी ये बड़ा है तो अभिदृश्यक है, ये अलग है नेत्रिका। हालांकि इसमें ये नहीं पूछा गया, बोला गया कि सामान्य संयोजन में दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी यानी क्या होगा, दूरदर्शी की लंबाई पूछा है, दूरदर्शी की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों के फोकस दूरी का योगफल के बराबर होता है। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ 0 मानते हैं, कितना गया 5 3 0.35, कितना आएगा 0.35। ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे, ठीक करेंगे, सी टिक कर। ओके चलिए, तो इस तरह करके आज का जो भी 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम लोग किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड जितने भी पीवाई के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।